सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आप देखेंगे अमेरिका का F-35 फाइटर जेट क्रैश, करोड़ों डॉलर का जंगी जहाज आग का गोला बना, डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार हुए ईरान की ताकत के मुरीद, खुलेआम पहली बार मानी ईरान की मजबूती, कहा ज्यादातर मुल्क हार मान लेते लेकिन ईरान के सीनियर फौजी कमांडर बोले अब अमेरिकी फौजियों के ताबूत भी मिलिट्री सामान का हिस्सा और फौजी मारने की दी धमकी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान ने लगा दिया लॉक, कहा अमेरिकी कार्रवाई जारी रही तो रास्ता नहीं खुलेगा। इटली में सिर्फ 4.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया लेकिन तबाही ने पूरी दुनिया को चौंका डाला। गजा में फिर इस्राएली बमबारी, सीज़फायर की बातों के बीच रिहायशी इलाके बने निशाना और यमन के हूथियों का बड़ा एक्शन, सऊदी अरब को 8 ऑयल टैंकर्स के जरिए दे डाली बड़ी चोट। हेडलाइंस जितनी थी उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें, हैवी होंगी खबरें। पहली खबर, अमेरिका की ताकत कहलाने वाला अमेरिका का F-35 फाइटर जेट अमेरिका में ही क्रैश हो गया, जिसकी तस्वीरें 1 अगस्त की रात सामने आई, जो आप अपने अपने मुल्क में देख रहे हैं। खबर के मुताबिक सैन डिएगो के गिरामार मरीन कॉर्प्स एयरबेस के करीब एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद $100 मिलियन से ज्यादा का कीमत वाला ये फाइटर जेट आग की लपटों में गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से पहले पायलट ने इंजेक्ट कर लिया, जिसके बाद उसे महफूज निकालकर मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ यहाँ वहाँ भेजा गया। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसा किस वजह से हुआ। दोस्तों, F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में गिना जाता है और ऐसे में उसका अमेरिका की अपनी ज़मीन पर ही इस तरह पके हुए आम की तरह गिरकर तबाह हो जाना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बढ़ते आगे, आखिरकार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की मजबूती, ताकत और उसके हौसले के मुरीद हो ही गए और उन्होंने प्रेस के सामने खुल्लम खुल्ला ईरान के हौसले की तारीफ भी कर दी। 31 जुलाई की रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर मुल्क अब तक हार मान चुके होते, हमने इतनी बमबारी की लेकिन ईरान अब भी डटा हुआ है और इसके लिए वो ईरान को क्रेडिट देते हैं उसकी हिम्मत के लिए। अपनी कैबिनेट की मीटिंग के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस ने पूछा कि ईरान के साथ जंग खत्म करने वाला समझौता कैसे आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा, हम सिर्फ जीतना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हालात नॉर्मल करने के लिए अमेरिका को और कितने हमले करने पड़ेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ये कोई नहीं जानता। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के बारे में चौंकाने वाली बात कही, कहा ज्यादातर लोग अब तक हार मान चुके होते लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं उन्हें इसका क्रेडिट देता हूं, वो बहुत मजबूत हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये जवाबी हमले आगे भी जारी रहेंगे, तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि अब कुछ नहीं होगा, आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। यानी पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर मान लिया है कि ईरान उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ लड़ रहा है और अब खुद अमेरिका भी ये नहीं कह पा रहा कि ये जंग आखिर कब खत्म होगी। ईरान की ताकत के मुरीद हुए डोनाल्ड ट्रंप, इट डजंट मीन कि अमेरिका ने हार मान ली। आगे आपको पता चलेगा, एक बहुत बड़ी धमकी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, लेकिन उससे पहले ईरान से आई खबर सुनिए। अमेरिका के लिए अब ताबूत भी मिलिट्री इक्विपमेंट बन चुके हैं और अमेरिका के फौजी अब मारे जाते रहेंगे। ये सख्त वार्निंग दी है ईरान के सबसे बड़े फौजी कमांडर्स में से एक ने। 31 जुलाई को ईरान के खात्मल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका और उसके साथियों ने अब गहराई से महसूस कर लिया है कि इस रीजन में उनके ताबूत भी उनके मिलिट्री साजो सामान का हिस्सा बन चुके हैं। जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का ये ऐलान अब पूरी तरह से सच साबित हो रहा है कि मारो और भाग जाओ वाला दौर अब ख़त्म हो चुका है, मारोगे तो मरोगे। यानी ईरान अब खुलकर ये पैगाम दे रहा है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे हर हमले की कीमत अपने फौजियों की लाशों से चुकानी पड़ेगी। ये एक सीरियस वार्निंग है। बढ़ते आगे, बड़े नुकसान के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही। रात अपने ताज़ा बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अब सबसे बड़ा हमला होने वाला है, यह हमला अभी बाकी है।
दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुलकर कह दिया है कि अमेरिका ईरान को इतनी बुरी तरह मारेगा कि आखिरकार ईरान खुद कहेगा अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप के लफ्ज़ हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका इस जंग को जीतना चाहता है और ईरान को किसी भी कीमत पर एटमी हथियार हासिल नहीं करने देगा। 31 जुलाई की रात को कैंप डेविड में अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ये कहा कि अमेरिका आगे भी ईरान पर बेहद सख्त हमले जारी रखेगा। आज हमले क्या हुए ये वो अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये बयान सुनिए। अपने फौजियों और मिलिट्री साजो सामान के बड़े नुकसान के बावजूद ट्रंप ने कहा कि हम सिर्फ जीतना चाहते हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम जितना हो सके उतना नर्म रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान बुरी तरह तबाह हो रहा है। ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान अब भी मजबूत पोजीशन में है, जबकि इसी बयान में उन्होंने ईरान को कहा था कि वो मजबूत है। क्या बात है। ट्रंप का कहना था कि ईरान बहुत बुरी हालत में है, उसने हर मामले में बेईमानी की है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सिर्फ 5 महीनों की इस जंग में अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियत को लगभग तबाह कर दिया है। यानी ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि अमेरिका फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में ईरान पर और भी बड़े हमलों की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं पूछता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों नहीं बता पा रहे कि जब ईरान तबाही हो चुका है तो उससे डील क्यों करना चाहते हो, उस पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते, और मिडिल ईस्ट से अपने फौजी निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है जो आज रिपोर्ट आई थी कल। वो ये क्यों नहीं बता पा रहे कि आखिर अमरीकी फौजी क्यों मारे जा रहे हैं और होर्मुज में जहाज लगातार आग का गोला क्यों बन रहे हैं। जाहिर है जंग में हर किसी का नुकसान होता है, लेकिन ट्रंप को झूठी शेखी भगाने की बुरी आदत शुरू से रही है। ट्रंप पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। दुनिया को नुकसान दिख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जंग में एक तरफ से रसबरी गिरती है और दूसरी तरफ से मिसाइल या गोला, दोनों तरफ से वो होता है ना, तो उनके इम्पैक्ट भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अमेरिका की सारी कोशिशों के बावजूद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं है, लॉक कर दिया है। और अब ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि समंदर का ये सबसे अहम रास्ता अभी बंद ही रहेगा। ईरान ने कहा है कि जब तक रीजन में अमेरिकी मिलिट्री की लगातार अग्रेसिव कार्रवाई यानी हमले जारी रहेंगे, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी ईरान कह रहा है इजाजत हमसे लेनी पड़ेगी। 31 जुलाई को ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी PGSA ने, यह भी अभी बनी है, इसने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि रीजन में अमेरिकी मिलिट्री की लगातार अग्रेसिव कार्रवाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जहाज़ों की आवाजाही फिलहाल मुमकिन नहीं है। PGSA ने कहा कि उसे लगातार जहाज़ों की आवाजाही से जुड़ी दरख्वास्तें मिल रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात में किसी को भी रास्ता नहीं दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि जैसे ही रीजन में हालात नॉर्मल होंगे, वैसे ही तमाम दरख्वास्तों पर उनकी बारी के हिसाब से गौर किया जाएगा और फेज वाइज इजाज़त जारी की जाएगी। यानी ईरान अब भी उसी पुराने रुख पर कायम है कि जब तक अमेरिका अपनी मिलिट्री कार्रवाई नहीं रोकता, तब तक दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह बंद ही रहेगी। ईरान कह रहा है खुल भी जाएगी तो इजाज़त हमारी चलेगी। देखते हैं नया निज़ाम कौन कौन पचा पाता है, कौन इसकी मुखालफत करता है। एक खबर मिडिल ईस्ट से बाहर की है, इसे सुनना जितना लाजमी है उससे ज़्यादा इसे देखना। तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ 4.7 की शिद्दत के ज़लज़ले के बाद के नज़ारे हैं। तबाही ऐसी कि देखकर ऐसा लगे जैसे 7 या 8 शिद्दत का ज़लज़ला आया हो। 31 जुलाई को इटली के वक्त के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे, हमारे यहाँ आधी रात हो चुकी थी, तब ये ज़लज़ला आया और भारी तबाही मचा दी। तस्वीरों में इतना धुआं, इतना मलबा और इतना मिट्टी का बड़ा गुबार उठता दिखाई दे रहा है कि हर कोई हैरान है। मलबा देखिए, आखिर इतनी कम शिद्दत के ज़लज़ले में इतना नुकसान कैसे हुआ। खबर के मुताबिक इटली के शहर नेपल्स के करीब मौजूद कैंपी फ्लेग्रे इलाके में 4.7 रिक्टर स्केल शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसका मरकज़, जिसका सेंटर, एपिसेंटर ज़मीन से सिर्फ करीब 3 किलोमीटर नीचे था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई इलाकों की बिजली बंद हो गई, जबकि ट्रेनों और मेट्रो सर्विस को भी रोकना पड़ा।
मैंने जो पढ़ा उससे पता चला कि ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के बेहद करीब होने की वजह से उसकी लहरों का असर कई गुना ज़्यादा महसूस हुआ। यानी शिद्दत सिर्फ 4.7 थी, लेकिन कम गहराई की वजह से उसका असर कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ और लोग हिल गए। यही वजह है कि इटली से सामने आई तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें, पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं कि 4.7 का था यह अर्थक्वेक। बढ़ते आगे, बात गजा की। एक तरफ दुनिया गजा में अमन की बातें कर रही है, हमने भी आपको रात बताया था, लेकिन हमने शक जाहिर किया था कि इसराइल रुकेगा नहीं। तो अमन की बातें एक तरफ, दूसरी तरफ इसराइल ने एक बार फिर गजा पर बमों की बारिश कर दी। फलस्तीनी ग्रुप्स के हथियार डालने पर रजामंद होने की खबरों के बावजूद इसराइल ने गजा में कई नए हवाई हमले किए। ये खिसियाहट का साफ नमूना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अगस्त की रात इसराइल के जंगी जहाज़ों ने, फाइटर जेट्स ने गजा के सेंट्रल हिस्से में मौजूद नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया, जबकि इसी दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनी घरों और लोगों की जहां भीड़ जमा थी वहां कम से कम 7 हवाई हमले किए गए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हवाई हमलों के साथ साथ इसराइली तोपखाने की गोलीबारी भी जारी रही, जिससे कई इलाकों में दहशत फैल गई। दोस्तों, ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब फ़लस्तीनी ग्रुप्स की तरफ से हथियार डालने और गजा में जंग हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिशों की बातें सामने आईं। लेकिन इसराइल की ये कार्रवाई सवाल खड़े कर रही है कि अगर मकसद सिर्फ हथियार थे तो फिर रिहायशी इलाके, घर और आम लोग लगातार निशाना क्यों बन रहे हैं। फिलहाल इतना ज़रूर साफ है कि गजा में बमबारी नहीं रुकी है और अमन की तमाम कोशिशों के बावजूद जंग अब भी उसी शिद्दत के साथ जारी है। याद रखिएगा कि हमास रजामंद हुआ है हथियार डालने पर, इसराइल रजामंद नहीं है आईडीएफ को वापस निकालने पर, जबकि हमास की शर्त यही है कि सब तभी डालेंगे जब ये वापस जाएंगे। वो कहते सारे हथियार डालो तब हम वापस जाएंगे। यहीं पर खिच्चू मच गया है। अगली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और इसराइल कुछ और। गजा को लेकर अमेरिका और इसराइल के बीच खुला इख्तलाफ अब सामने आता दिखाई दे रहा है। हमने कल आपको बताया था कि हमास ने एक तारीखी फैसला करते हुए, एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए अपने हथियार सौंपने का ऐलान कर दिया है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इसराइल हमास के हथियार डालने वाले समझौते से बेहद खुश है, लेकिन इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से आने वाले बयानों में इसकी बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके बोर्ड ऑफ पीस की तरफ से हमास के साथ हुए समझौते पर इसराइल बहुत खुश है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से कहा गया है कि इसराइल इस समझौते को कबूल नहीं करता और गजा में अपने कब्जे वाले इलाकों से किसी भी तरह की वापसी नहीं करेगा। दोस्तों, इस समझौते के तहत हमास हथियार डालेगा, गजा का इंतज़ाम एक टेक्नोक्रेटिक बॉडी को सौंपा जाएगा जो वहाँ हुकूमत करेगी, और इसके बदले इसराइली फ़ौज गजा से पीछे हटेगी, इसराइल लौटेगी। लेकिन हमास पहले ही साफ कर चुका है कि इस पूरे समझौते का आगाज़ तभी होगा जब इसराइल पहले अपनी शर्तें पूरी करेगा, हमले रोकेगा और गजा से फ़ौज वापस बुलाएगा। यानी अब अमेरिका, इसराइल और हमास तीनों अलग अलग बातें कर रहे हैं और यही इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी उलझन बन गई है। याद रखिए, ये 31 जुलाई की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन 1 अगस्त की शाम तक इस पर क्या होता है पता नहीं। दुनिया भर ने खैर मकदम किया है, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, सब ने, लेकिन इसराइल है कि मानता नहीं। अब बात यमन के हुथीस की। हुथीस ने एक बार फिर सऊदी अरब के तेल कारोबार पर बड़ी चोट करने का दावा किया है। हुथीस ने कहा है कि उसकी समंदरी नाकेबंदी की वजह से सऊदी अरब के 8 ऑयल टैंकर्स यानी 8 तेल ढोने वाले जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा, लंबा चक्कर लेकर जाना पड़ा, या कहीं भी गए वो रुक गए, हमने नहीं निकलने दिया। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने कहा कि नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी की स्ट्रेटजी के तहत सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर लगातार प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। 1 अगस्त की रात जारी अपने बयान में याह्या सारी ने कहा, और अलमसीरा टीवी यमन का वो भी लिख रहा है कि यमन की समंदरी नाकेबंदी की वजह से सऊदी अरब के तेल ढोने वाले 8 जहाज़ों को अपने तयशुदा रास्ते से हटकर, छोड़कर रास्ते को सलीत बंदरगाह की तरफ मुड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर ये जहाज़ आगे बढ़ते तो इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यमन की मिसाइलें और ड्रोन्स उन्हें निशाना बनाएंगे। याह्या सारी ने यह दोहराया कि जब तक सऊदी अरब के खिलाफ नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक सऊदी के जहाज़ कहीं में महफूज नहीं रहेंगे। उनसे कहिए कि ना निकलें।
کھلی وارننگ ہے۔ اچھا، ایک آدھ خبر یہاں سے، لبنان کی خبر لینا ضروری ہے۔ پریس ٹی وی آف ایران نے لکھا 31 جولائی کو اسرائیل یوزز 700 ٹنس آف ایکسپلوزیو ان نیو اٹیکس آن لیبنان۔ یہ جو اس بار جو حملوں کی سیریز لیبنان پر شروع ہوئی، بڑے حملوں کی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ جو ہے ابھی حال ہی کے دنوں میں 700 ٹن بارود استعمال کیا ہے اسرائیلی فوج نے لیبنان کے اندر۔ 1 اگست رات 2:11 پر امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ فوٹو جاری کیا، جس میں اس کے ایئر کرافٹ کیریئر پر ایک ملٹری ہیلی کاپٹر ہے اور یہ اڑان بھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ملٹری سینٹرل کمانڈ کا، امریکی ملٹری کی، سینٹ کام کا، کہ ہم نے 30 کمرشل ویسل ری ڈائریکٹ کرے ہیں، 2 کو ہم نے حملہ کر کے ڈسیبل کر دیا ہے، مطلب معذور کر دیا ہے، مطلب ان کی باڈی جسمانی طور پر، اور 2 پر ہم نے چڑھائی کی ہے، اس کی تلاشی لی ہے، اور کہا ہے کہ 30 جہازوں کو اور پرمٹ کیا ہے۔ ایران کوئی جہاز نہیں جانے دیا جائے گا، ایران سے کوئی جہاز سمندروں کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہیں ایران کے پریس ٹی وی نے ایک ہیڈ لائن کلی دی تھی، اور ان کی ہیڈ لائن ایسے ہے کہ یو ایس ٹیررسٹ وونڈیڈ ان ایران وار رائز ٹو 653 رپورٹ۔ اب یہ امریکہ کے فوجیوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، لکھتے ہوئے ارنا کی ہیڈ لائن ہے۔ کیا ایران کی اس جنگ میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 653 ہو گئی ہے۔ لاسٹ جو انہوں نے خبر دی تھی اس میں انہوں نے کچھ اور فگر بتائی تھی، 600 کچھ، لیکن بتایا کہ ابھی اور ہمارے حملوں میں لگاتار گھائل ہو رہے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوئے ہیں، پوری جو فروری میں چھڑی ہے جنگ اس کے بعد سے، تو یہ کہہ رہے ہیں۔ وہیں خلیج ٹائم کی ایک رپورٹ ہے کہ یونیسیف نے بتایا ہے، یونیسیف یونائٹڈ نیشن کی وہ شاخ جو بچوں کے مستقبل، ان کی پڑھائی لکھائی اور ان کی فلاح بہبودی کو لے کر کام کرتی ہے، ان کی حفاظت کو لے کر کام کرتی ہے، یونیسیف نے بتایا ہے کہ ایران کے اوپر جو حملے امریکہ لگاتار کر رہا ہے اس میں 2500 بچے یعنی 2500 بچے یا تو مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اس طریقے کے بڑے حملے ہیں جن کی خوراک، جن کے نشانہ بچے بن رہے ہیں۔ ایک ہیڈ لائن رہ گئی تھی، میں اس کے ذریعے آپ کو ایک ہیڈ لائن دکھانا چاہتا ہوں اور بس محسوس کرانا چاہتا ہوں، کیوں آپ میں سے بہت سے لوگ بہت اس وقت شدت کی گرمی جھیل رہے ہیں، بہت سے لوگ بہت بری امس جھیل رہے ہوں گے۔ ایک ہیڈ لائن ہے، اٹ فیلز لائک ہیل، غزہ فیملیز بیٹل سفوکیٹنگ سمر ہیٹ ان ٹینٹس۔ غزہ میں اس وقت لوگوں کو اس گرمی میں ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے وہ جہنم میں رہ رہے ہیں، نہ لائٹ، ایئر کنڈیشن چھوڑیے، پنکھے نہیں، سولر بیٹری سے کسی نے چارج کر لیا وہ بھی سب کے پاس مہیا نہیں۔ اور کیونکہ وہ خیموں میں رہ رہے ہیں۔ اتنی پتلی سی کوئی کرمچ ہوگی وہ اور گرم ہوتی ہے، یا کوئی کپڑا ہوگا موٹا وہ بھی پینیٹریٹ ہو کے اس میں ہیٹ آ جائے گی۔ تو وہ جو دم گھوٹنے والے ٹینٹس ہیں، اور ٹینٹس ایسے نہیں ہوتے ہمارے یہاں لگتا ہے ٹینٹ کھلے وہ اتنے ایک کے اوپر ایک، تلے اوپر تلے، منہ تر منہ رکھے ہوئے ہیں کہ سفوکیشن ہو جاتی، گھٹن ہو جاتی، اور وہ ان گرمیوں میں ان خیموں میں رہ رہے ہیں، بنا بجلی کے رہ رہے ہیں، سانپ بچھو سب کچھ۔ تو آپ جس حالات میں ہیں شکر ادا کیجیے، یہ سوچ کر کہ کوئی آپ سے بھی برے حالات میں اس دنیا میں جی رہا ہے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر لیں۔ آپ کیسی اور اسٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس کے علاوہ، وہ ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔